नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधारा के इस YouTube चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स की न्यूज़ आ रही हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर का एक शॉर्ट एनालिसिस देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि 2019 में हुए अमेजॉन फायर और ऑस्ट्रेलियन फायर से इसका क्या कोरिलेशन हम लोग देख सकते हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की फॉरेस्ट फायर या वाइल्ड फायर्स होती क्यों हैं आखिर। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरीके का इंसिडेंस फर्स्ट टाइम हुआ है। इनफैक्ट ये हर समर्स में वहाँ पर होता है। हर गर्मियों के मौसम में वहाँ पर टेम्परेचर जब थोड़ा सा राइज होता है तो उसकी वजह से वहाँ की जो वेजिटेशंस हैं, लाइक ड्राइड ब्रांचेस हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, उन सब में आग लग जाती है, जिसकी वजह से ये फायर स्प्रेड होती है। इनफैक्ट इस इंसिडेंट्स के होने से पहले भी 46 रिपोर्टेड इंसिडेंट्स थे फॉरेस्ट फायर के अकेले उत्तराखंड में 2020 में। तो यानी 2020 में 46 इंसिडेंसेस पहले भी ऐसे हो चुके हैं जो कि रिपोर्टेड हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये फायर अचानक से ही स्प्रेड हो गई हो। एक्चुअली ये फायर कुछ 1.5-2 महीने से ऑलरेडी लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर रही थी और एक कंट्रोल्ड मैनर में थी, इस वजह से उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब ये क्योंकि बड़े एरिया में क्योंकि स्प्रेड हो चुकी है और इसके रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से इस पर अब खास ध्यान दिया जा रहा है। ऑलरेडी अभी तक जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 51 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट एरिया है वो कंप्लीटली बर्न हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। इससे पहले भी आपको याद होगा 2016 में इसी तरीके से फॉरेस्ट फायर्स की वजह से उत्तराखंड में अराउंड 4500 हेक्टेयर्स का जो एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था फॉरेस्ट का, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल दोनों तरीके का लॉस हमें हुआ था। किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में जब इस तरीके के इंसिडेंसेस होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल लॉस देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट पर भी इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि किन रीजन्स में उत्तराखंड के ये फायर जो है वो स्प्रेड हुई है। तो ये जो फायर है वो बेसिकली चमोली, बागेश्वरी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, नैनीताल, इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल, इस एरिया में स्प्रेड हुई है। यानी कि ओवरऑल एक इस तरह ये वाला जो रीजन है ये इससे थोड़ा सा अफेक्टेड ज्यादा है। यहाँ पर फॉरेस्ट फायर काफी ज्यादा स्प्रेड हुई है। यहाँ पर आपका हिमालय है, तो हिमालय रेंज भी इससे अटैच्ड है, इस वजह से इस पर भी कुछ इफेक्ट्स देखने को इसके मिल सकते हैं। आपको याद होगा कि 2019 में अमेजॉन फॉरेस्ट फायर के बारे में काफी ज्यादा सुनने में आया था। इसमें बहुत बड़ा एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया फायर की चपेट में आ गया था और जिससे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन को, फ्लोरा को और फौना को नुकसान हुआ था। ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर भी कुछ इसी तरीके का इंसिडेंस था, जहां पर एक बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्ट में आग लग गई थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस इकोलॉजी को देखना पड़ा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इन दोनों इंसिडेंसेस को रेफरेंस बनाते हुए हम एक एक करके इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और उससे एक कोरिलेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अमेजॉन की जो फॉरेस्ट फायर है वो 2019 में हुई थी और इसमें अराउंड 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रॉय हुआ था इस फायर की वजह से। आपको एक बात पता होगी कि अमेजॉन को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो इसे लंग्स ऑफ वर्ल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे अर्थ का अराउंड 20% ऑक्सीजन अमेजॉन से आता है और यहाँ से पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाली बायोडाइवर्सिटी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट अमेजॉन के जंगलों में पाया जाता है। तो इस तरीके से अमेजॉन के फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल साइकिल्स के लिए। ये मॉडिस के द्वारा ली गई एक पिक्चर है। मॉडिस मतलब मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। ये नासा का एक ऑर्बिटर है जो इमेजिंग के लिए काम में लिया जाता है। तो इसकी इमेज से एक बात क्लियर है कि ये जो अमेजॉन फॉरेस्ट फायर है ये बहुत ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो चुकी थी। आप देखिए इस रीजन से होते हुए यहाँ पर ये पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड साओ पोलो, इस काफी बड़े रीजन तक ये फैल चुकी थी और ब्राजील के भी जंगलों में ये फैल चुकी थी। तो इतने सारे एरिया को कवर कर चुकी थी ये अमेजॉन फायर। इस अमेजॉन फॉरेस्ट फायर में काफी लॉस हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली नेचुरल प्रेसिपिटेशन से ये अपने आप कंट्रोल में आ गई थी। अब बात करते हैं एक और फॉरेस्ट फायर की, जो कि है ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर। आप सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक ड्राई और ड्रॉट प्रोन एरिया है। यहाँ पर सूखा पड़ता रहता है और गर्मियों में यहाँ पर एक काफी ड्राई एनवायरनमेंट बन जाता है। तो इसकी वजह से हर साल ऐसा होता है कि यहाँ पर आग लगती है जंगलों में, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है और जिसमें थोड़े से टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से या लाइटनिंग की वजह से या किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर आग लग जाती है और ये हर साल देखने में आता है।
और ये आग एक कंट्रोल्ड मैनर में होती है। जब ये अनकंट्रोल्ड मैनर में हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स अपने शो कर सकती है। ऐसा ही कुछ इस इंसिडेंट्स में भी हुआ था, जहां पर काफी ज्यादा वेजिटेशन को और काफी सारे एनिमल्स को नुकसान हुआ था इस फायर की वजह से। ये 9 मार्च 2020 का एक डेटा है, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया कि अराउंड 18.6 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट जलकर राख हो गया था इस ऑस्ट्रेलियन फायर की वजह से, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इस मैप में ये जो रेड रीजन है ये काफी ज्यादा सीवियर फायर को शो करते हैं। तो ये काफी ज्यादा सीवियर फायर है और आप देख सकते हैं कि काफी जगह पर ये सीवियर फायर थी और इसने ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे कोस्टल एरिया को इस फायर ने कवर ऑलरेडी कर लिया था। 2 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग नासा ने अपनी एक रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि अराउंड 306 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस फायर की वजह से एमिट हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और ये बताता है कि इस तरीके की फायर किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी एयर क्वालिटी को बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं। एक स्टैट्स देखते हैं। इस स्टैट में एक रिलेशन शो किया गया है बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स and the area of forest that burned down due to these kind of fires। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक डिक्रीज था लास्ट 2 ईयर्स से 17-18 में, लेकिन 2019 में ये एक काफी एक्सपोनेंशियल स्लोप लेते हुए इसने काफी ज्यादा इंक्रीज शो किया है। 2018 के मुकाबले अराउंड 80% से भी ज्यादा इंक्रीज 2019 में इस तरीके के केसेस में हुआ है। इस तरीके की जो फायर्स होती हैं या जो इंसिडेंट्स होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये इफेक्ट्स किस तरीके के होते हैं या कौन कौन से इम्पैक्ट्स इस तरीके के इंसिडेंट्स हमारे नेचर पर या एनवायरनमेंट पर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी जो जंगलों में या फॉरेस्ट में बसती है उसके लिए और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर इस तरीके से कोई फायर आउटबस्ट वहां होता है तो उनके पास में और कोई एस्केप मॉडल नहीं है कि वो वहां से एस्केप कर सके। इसलिए बायोडाइवर्सिटी का, एनिमल्स का, काफी प्लांट्स का, वेजिटेशन का बहुत ज्यादा लॉस होता है और ये इरिवर्सिबल है, इसको वापस नहीं लाया जा सकता। इकोनॉमिकल लॉस को वापस लाया जा सकता है बट इकोलॉजिकल लॉस को वापस नहीं लाया जा सकता। वो विद ड्यू टाइम अपने आप को रिक्रिएट जरूर करेगा लेकिन हम उसे रिप्लेनिश नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। इसका एक बहुत ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है एयर पॉल्यूशन, यानी एयर क्वालिटी को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर देती हैं ये फायर्स। सो देख सकते हैं सच फायर्स ड्रास्टिकली डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ एयर बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मर्क्यूरी इन एयर मेकिंग इट हजार्डस फॉर लाइफ। इस तरीके की जो फायर्स होती हैं इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और मर्क्यूरी का लेवल हवा में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और भी गैसेस हैं जिनका लेवल हवा में काफी ज्यादा बढ़ जाता है और एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा डिप्राइव हो जाती है, ब्रीदेबल नहीं रह जाती है कभी कभी। तो इसकी वजह से एयर क्वालिटी पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें मैंने सिडनी का एक बिफोर एंड आफ्टर पिक दिखाई है। इसमें जो बुश फायर थी ऑस्ट्रेलिया की, ये उससे पहले सिडनी का एक एरिया है और ये है बुश फायर के बाद की एक पिक्चर। आप देख सकते हैं दोनों में एयर क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर तो इनफैक्ट देखना भी काफी मुश्किल है, विजिबिलिटी भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इतना ज्यादा एयर क्वालिटी में डिफरेंस जो है वो इस बुश फायर की वजह से आ गया था। और क्या क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं इसके, तो और इंपैक्ट्स हैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड रिस्क ऑफ फ्लड, यानी ग्लेशियर्स का पिघलना और बाढ़ का आना। ग्लेशियर्स जो हमारी जमी हुई बर्फ है हमारे पोल्स में या काफी ठंडे रीजन्स में, तो वहां पर इस तरीके से जो जमी हुई बर्फ है अब वो पिघलने लगी है क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वो पिघल कर वो पानी जा रहा है समुद्र में यानी कि ओशियन में। ओशियन में जाकर वो फ्रेश वाटर कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है, हमारे किसी काम का नहीं रहता। इसके अलावा जो सी लेवल है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। सी लेवल के इंक्रीज होने की वजह से जो सी शोर पर रहने वाले लोग हैं या सी शोर पर बसे हुए जो एरियाज हैं उनमें फ्लड आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। आपको पता होगा कि 40% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सी शोर्स में रहते हैं, यानी कि समुद्र के कुछ किनारे वाले एरियाज पर रहते हैं। यानी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक वनरेबल एरिया में रहती है जहां पर फ्लड के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब हम देखते हैं कि इन वाइल्ड फायर्स के कॉजेस क्या होते हैं, ये होती किस वजह से हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं इनके होने के। देखिए रीजंस हमारे पास में मेनली 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज और दूसरा होता है नेचुरल फैक्टर्स।
ह्यूमन एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज हैं जो किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से होती हैं। तो ये जो कैंपिंग और बॉनफायर की जो आग है जली हुई, उसको कई बार प्रॉपर डंपिंग उसकी नहीं होती, जिसकी वजह से वो बाद में हवा की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से फॉरेस्ट में फायर क्रिएट कर देती है। कुछ केसेस में ऐसा एक्सीडेंटली भी हो जाता है, मतलब किसी गलती की वजह से इस तरीके का हादसा हो जाना, तो वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर आता है। इंटेंशनल बर्निंग भी कई बार की जाती है, और ये मानवता के लिए एक बहुत शर्म की बात है कि कुछ लोग इंटेंशनली भी इसको बर्न करते हैं अपने किसी फायदे के लिए, या कभी कभार फार्मर्स जिनके खेत काफी एडजेसेंट हैं ऐसे फॉरेस्ट से, वो अपने खेत में जब स्टबल बर्निंग करते हैं तो स्टबल बर्निंग की वजह से वो फायर जो है वो स्प्रेड होते हुए फॉरेस्ट में भी पहुंच जाती है। उन फार्मर्स को भी काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि अगर वो स्टबल बर्निंग करते भी हैं तो एक प्रॉपर मैनर में करें, एक सुपरविजन में करें, ताकि वो फायर फॉरेस्ट में स्प्रेड ना हो और बहुत ज्यादा एक डैमेज क्रिएट ना कर दे। नेचुरल फैक्टर्स की भी बात करें तो टेम्परेचर जो कि बढ़ता है उसकी वजह से फॉरेस्ट में फायर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लो प्रेसिपिटेशन होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बारिश नहीं होगी तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी में कमी आ जाएगी। अगर बारिश होती रहती है तो वहां पर ह्यूमिडिटी की वजह से आग लगना उतना ईजी नहीं होता। तो लो प्रेसिपिटेशन या ड्राइनेस भी एक काफी बड़ा रीजन है फॉरेस्ट फायर का। क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज एक इतना मेजर इशू है जिसे वर्ल्ड लेवल पर एड्रेस किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इट इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज काफी सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं जो अभी भी क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज होती है। क्लाइमेट चेंज हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को बहुत तेजी से बदलता जा रहा है और उसको अफेक्ट करता जा रहा है। अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लाइटनिंग, जो बादल कड़कते हैं जिसकी वजह से, जो बिजली कड़कती है जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है, तो वो जो लाइटनिंग है वो भी इन फॉरेस्ट फायर का एक प्राइमरी कॉज बनकर उभरती है। वो लाइटनिंग की वजह से फॉरेस्ट में कई बार स्पार्कलिंग होती है जिसकी वजह से फायर स्प्रेड हो जाती है। इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन देखिए, अपने मतलब की वजह से हम लोग रोज पता नहीं कि हम लोग रोज लाखों पेड़ काट रहे हैं या इनडायरेक्टली कटवा रहे हैं अपने रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए। तो इसकी वजह से फॉरेस्ट में क्योंकि प्लांट्स की कटाई हो रही है, इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन लेवल में भी डिक्रीमेंट आया है और प्रेसिपिटेशन ना होने की वजह से अल्टीमेटली फॉरेस्ट फायर के केसेस इंक्रीमेंट देखने को मिली है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। देखिए, जितने भी रीजंस मैंने बताए हैं उनमें सबसे बड़ा रीजन अगर कहा जाए तो वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच एक्ट एज ब्लैंकेट ट्रैपिंग द हीट एंड वार्मिंग द प्लेनेट। मतलब कि आपको पता होगा कि सन से हमारे अर्थ पर हीट या सनलाइट आती है, वो सनलाइट अर्थ से टकराकर स्पेस की ओर रिफ्लेक्ट होती है, बट ड्यू टू सम ग्रीन हाउस गैसेस ये जो हीट है वो वापस जाने की बजाय इन गैसेस में स्टोर हो जाती है, इन गैसेस में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ये गैसेस एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं और जितनी भी हीट अर्थ पे आती है ये उसे रिफ्लेक्ट होने से रोक देते हैं और अर्थ का टेम्परेचर अल्टीमेटली बढ़ाते रहते हैं। तो ग्रेजुअली अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इसकी वजह से बढ़ता जाता है। ये काफी बड़े डेटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस को कंपेयर किया गया है ओवर द ईयर्स। इसमें आप देख सकते हैं कि ईयर 1900 के बाद कंटिन्यूअसली अर्थ का टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि अर्थ और ज्यादा वार्म होती जा रही है लगातार। तो इतने ज्यादा वार्मिंग की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट तो होंगी ही। आप देख सकते हैं 2018 में तो ये पीक पर था 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये काफी ज्यादा है। 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस जो है वो एक साल में देखने को मिला। अगर इसी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब ग्लेशियर्स कंप्लीटली मेल्ट हो जाएंगे और सी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वो काफी सारे लैंड को अपने अंदर सबमर्ज कर लेगा। अब हमने काफी प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली, लेकिन इनके सॉल्यूशन क्या है? तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। हमें कम से कम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल जैसे कि आपका कोल, जैसे पेट्रोलियम, इस तरीके के जो फ्यूल्स हैं ये हमें कम से कम यूज करने चाहिए, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। इसके बजाय हमें रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को एनकरेज करना चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी हैं, जैसे सनलाइट है, जैसे विंड है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने के अलावा हमारे नेचर के लिए भी काफी अच्छे हैं। अगर फ्यूचर में हम चाहते हैं कि इस तरीके के इंसिडेंसेस या फॉरेस्ट फायर आगे देखने को ना मिले तो उसके लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी इस तरीके का इंसिडेंस वो देखते हैं तो इमीडिएटली वो कंसर्न अथॉरिटीज को कॉल करें और खुद भी अपने लेवल पर जितना उस फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं उतना वो करें।
तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली। थैंक यू वेरी मच।